नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी, आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो दूसरा टॉपिक है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, उनका क्या क्या महत्व है, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, वो कहाँ निवास करती हैं, क्या वेशभूषा है, क्या अर्थव्यवस्था है, ये सब हम एक एक जनजाति को लेकर पढ़ेंगे। मैंने सभी जनजाति बहुत डीपली एक एक क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम्स को देखकर बनाई है। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। जो हमारी उत्तराखंड की जनजाति है, ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद इसका पार्ट सेकंड आपको कल अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं सारा एक साथ कर देती, एक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, दूसरी बात कि हमें याद रखने में भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसी को देखते हुए मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ जनजातियाँ हम आज पढ़ेंगे और कुछ जो बाकी बची हुई है वो हम इसका कल या परसों तक कवर कर लेंगे। इसके बाद जनजातियों के उत्थान के लिए जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार है उसने क्या क्या प्रयास किए हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं, क्या क्या उनके लिए व्यवस्था की गई है, ये सब भी हम जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ। सबसे पहले जनजातियाँ पढ़ने से पहले आपके माइंड में कुछ चीज़ें आ जानी चाहिए कि जनजातियाँ होती क्या हैं, ट्राइब्स होती क्या हैं। तो दोस्तों, मैंने लिखा है, देखिए, एक ही भूभाग में रहने वाले, ठीक है, भूभाग मतलब एक ही क्षेत्र में रहने वाले, एक ही भाषा बोलने वाले, विवाह तथा व्यवसाय आदि के मामलों में अपने विशिष्ट रीति रिवाज का पालन करने वाले जो परिवार होते हैं उन्हें जनजातियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे आज भी होता है, जो प्लेन्स की साइड रहते हैं वो प्लेन्स कहलाते हैं, भाई जो राजस्थान की साइड वो राजस्थानी कहला रहे हैं। तो ऐसे ही जो अलग क्षेत्र में रहते हैं उनके रिचुअल्स अलग हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। जनजाति शब्द का सर्वप्रथम, सबसे पहले जनजाति शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो भारत के संविधान में किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा संवैधानिक वर्ड है जनजाति। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी और आदि बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित कर दिया गया था कि ये क्या है, ट्राइब्स हैं, ये अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित कर दिया था। उत्तराखंड में सर्वाधिक जो जनजाति है वो उधम सिंह नगर में है। कितनी है, 1,23,037 है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो भी बता देती हूँ, देहरादून है, जहाँ पर दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। तो चलिए अब एक एक करके सारी जनजातियों को बहुत डीपली पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्द ही करूँगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं जौनसारी। जौनसारी के बारे में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो एग्ज़ाम होता है स्टेट का, उत्तराखंड का, उसमें बहुत ज़्यादा जनजाति से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो उसी तरीके से बनाई है। अब देखिए जौनसारी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जौनसारी उत्तराखंड के साथ साथ गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तराखंड की तो है ही, लेकिन उत्तराखंड के अंदर क्या आता है, गढ़वाल मंडल है जो उसकी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका मुख्य निवास स्थान लघु हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग का बाबर क्षेत्र है। कल हमने बाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र ये सब पढ़ा था ना, तो वही चीज़ है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने विभाजन पढ़ा था उत्तराखंड का,
उत्तराखंड किस किस धरातल के रूप में विभाजन किया गया था, तो वो वाली वीडियो देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ क्लियर होंगी कि कहाँ निवास कर रही है, क्या हो रहा है, लघु हिमालय क्या है। तो जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आपका माइंड मेकअप नहीं हो सकता, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें सेटअप नहीं हो सकती। इस क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून, चकराता, कालसी, त्यूनी, लाखामंडल आदि क्षेत्र, टिहरी का जौनसारी, उत्तरकाशी का परगना क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ तो भाई ये निवास करती है, ठीक है, ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट हो गई। अब देखिए जौनसारी की भाषा क्या है। अब ये निवास कर रही है तो इसके लिए भाषा क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट भाषा क्या है। तो जौनसारी बाबर के कुछ जो क्षेत्र हैं बाबरी भाषा, देवदार में देवदारी और हिमाचली भाषा भी बोली जाती है, ठीक है। इसके जो लोग हैं वो जौनसारी तो बोलते ही हैं, साथ में बाबरी भाषा जो बाबर के क्षेत्र हैं, जो हिमाचली क्षेत्र हैं वहाँ पर हिमाचली भाषा, और पठन पाठन के लिए मतलब पढ़ने लिखने के लिए हिंदी भाषा का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए प्रजाति कि ये कौन सी प्रजाति और जाति का मिश्रण है। तो देखिए जो ये हमारी जौनसारी है ये मंगोल जो जाति थी और डामो जो जाति थी, दोनों के मिश्रण से बनी है जौनसारी, ठीक है। ये लिखा हुआ है मिश्रण, और ये 3 वर्गों में विभाजित की गई है। 3 वर्ग कौन से? खाकस, कारीगर और हरिजन। तो इसके 3 भाग हैं, तीनों को अलग अलग वर्ग में विभाजित किया गया है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये चीज़ याद रखिएगा किसके मिश्रण से बनी है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है किसके मिश्रण से जौनसारी जो जनजाति है प्रजाति है वो किसके मिश्रण से बनी है, तो मंगोल और डामो, ये चीज़ याद रखिएगा। इनकी जो वेशभूषा है वो क्या है, तो जो पुरुष हैं वो सर्दी में ऊनी कोट व ऊनी पजामा पहनते हैं जिसे सोनतणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनतणु। पूछा गया है सोनतणु क्या है, ठीक है। और जो इनकी ऊपरी टोपी लगाते हैं ये उसे सिकोली कहा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। स्त्रियां होती हैं जो वो सर्दी में ऊनी कुर्ता और घाघरा पहनती हैं, गर्मी में ये कमीज़ और घाघरा पहनती हैं। जो ये गर्मी में कमीज़ पहनती हैं उसे झगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं ये रहते कैसे थे, इनके घर कैसे होते थे, ठीक है। तो चलिए जो इनके घर थे वो लकड़ी और पत्थर के बने होते थे, लकड़ी और पत्थर से अपने घर बनाते थे। 2 या 3 मंजिल तक ये घर बनाते हैं अपने। घर का मुख्य द्वार जो होता है इनका वो लकड़ी का होता है और उसे सुंदर सुंदर डिज़ाइनों से क्या करते हैं ये सजाते हैं, उसकी सजावट करते हैं। तो ऐसा इनका क्या होता है? घर होता है। जो इनकी सामाजिक संरचना होती है, मतलब इनका समाज कैसा होता है, तो इनका जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। मतलब जो भारत का समाज है वो कैसा है? पितृसत्तात्मक है। तो जौनसारी लोगों का समाज भी पितृसत्तात्मक है, मतलब पिता के हाथ में ही पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक उसे कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी मुखिया हैं, उसके बाद उसका जो पुत्र होगा वो मुखिया होगा, उसका पुत्र मुखिया होगा उनके बाद, ऐसे होता है, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक जो भी सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो परिवार का मुखिया होता है। जो भी सबसे उसमें बूढ़ा व्यक्ति होगा, सबसे वरिष्ठ होगा, वही परिवार का मुखिया होता है। देखिए अब इनका धर्म कैसा था, तो ये हिंदू धर्म में किसे मानते थे, तो ये महासु देवता, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे पूछा गया है पिछले एग्जाम में, महासु देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो कौन सी जनजाति करती है, तो जौनसारी जनजाति करती है। महासु जो हैं उसे शिव का रूप कहा गया है। और वासिक, बोठा, पवासी, चोलधा आदि देवी देवता का अपना संरक्षक मानते हैं, ठीक है। तो ये इन सब की पूजा करते हैं। यह अपने को पांडवों का भी वंशज मानते हैं। जो पांडव होते हैं उनको ये अपना वंशज मानते हैं। ऐसा पूछा गया है कि पांडवों का वंशज कौन सी जनजाति मानती है, तो पांडवों का वंशज कौन सी जनजाति मानती है? जौनसारी मानती है। ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं त्यौहार क्या क्या मनाते हैं। तो बिस्सू, पचोई, दिवाली, बैसाखी व माघ का मेला इनके प्रमुख त्यौहार हैं। नुनाई भी एक त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन ये सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नृत्य देखिए इनके,
ठुमकिया, बराड़ी, गंडिया, रास, रासो, पोवई, पाडव वाला और झेला, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं जो ये डांस करते हैं अपने विभिन्न विभिन्न त्योहारों पर। ये अलग अलग तरह के डांस करते हैं। इनके जो गीत हैं वो मांगल, हाडुल पूछा गया है। हाडुल क्या है? तो उसमें ऑप्शन था नृत्य है, गीत है, या लोकगीत है, या चित्रकला है। तो हाडुल क्या है? गीत है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। सिलोगु, केदार छाया, गोडवड़ा, रैना रात और बिरसू, ये इनके प्रमुख गीत हैं जो ये अलग अलग त्योहारों पे, अलग अलग ओकेज़न पे ये गाते आ रहे हैं। जो इनकी आर्थिक गतिविधियां हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, तो कृषि और पशुपालन से अपना जीवन यापन ये लोग करते हैं। दोस्तों, जो इनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं, मतलब ये राजनीतिक जीवन इनका कैसा है, तो जो इनकी राजनीतिक संस्था है वो सयाना थी। जो ऐसा पूछा जाता है कि सयाना किसे कहा जाता है, तो जो इनकी राजनीतिक संस्था थी उसे सयाना कहा जाता है। व्यक्तिगत झगड़ों से निपटने के लिए खुमरी एक संस्था थी। जो अगर इनके आपस में व्यक्तिगत झगड़े हो जाते हैं तो इन्होंने खुमरी नामक एक संस्था थी, वहाँ पर इन झगड़ों का निपटारा किया जाता था। खुमरी में एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि खुमरी में यदि कोई भी व्यक्ति अपना मामला दर्ज करवाता था तो इसका शुल्क लिया जाता था। जो इसका शुल्क लिया जाता था उसे नालस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नालस। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट आता है थारू। थारू के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। उधम सिंह नगर जिले में मुख्य रूप से खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज के 141 गांव में निवास करने वाला थारू समुदाय उत्तराखंड का दूसरा व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ठीक है, तो ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, जिसे क्या कहा जाता है? ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उधम सिंह नगर के ज़िले में ये निवास करती है अत्यधिक। सामान्यतः थारुओं को किरात वंश का माना जाता है कि ये जो एक किरात वंश था, जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगी। तो ये किरात वंश का ये अपने को वंशज मानते हैं। अब देखिए, जो इनका आवास होता है, आवास कैसा होता है? जौनसारी का आवास कैसा था? लकड़ी और पत्थर का था। तो इसमें क्या है? लकड़ी, पत्तों और नरकुल जो होते हैं उनसे ये अपने घर बनाते हैं। दीवारों पर अलग अलग चीज़ों से पेंटिंग करते हैं, जैसे पत्तियां बना दी, फूल बना दिए। तो ये दीवारों को सजाते हैं। वो किससे सजा रहे थे? वो अपने दरवाजे को सजा रहे थे। और ये किससे सजा रहे हैं? ये दीवारों को सजा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कंपैरिजन करके याद करते हैं ना तो आपको बहुत बेहतर याद रहेगा और एक सीक्वेंस भी आपके माइंड में सेटअप होगा। तो चीज़ों को याद रखना सीखिए। इम्पोर्टेंट होता है कि आप चीज़ों को याद रखें। ये नहीं होता कि आप चीज़ों को कैसे याद रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे याद रखें। आप कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक घर में पशुवाड़ा, पशुवाड़ा क्या होता है? स्टॉक यार्ड, जहाँ पे पशु वगैरह खड़े करते थे। वह घर के सामने प्रायः पूजा स्थल, प्लेस ऑफ वर्शिप होता था कि जहाँ पर ये पूजा करते थे। ठीक है, तो ये हर घर में होना कंपलसरी था। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इनका जो मुख्य भोजन था वो चावल था। ये चावल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई त्यौहार होता था तो चावलों से बनी जो शराब होती थी उसका भी ये लोग सेवन करते थे। इनका जो सामाजिक स्वरूप था, सामाजिक स्वरूप मतलब सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा था, तो ये कैसे हैं? मात्र सत्तात्मक हैं। जो जौनसारी थे वो कैसे पढ़े हैं? वो पितृसत्तात्मक पढ़े हैं। और जो ये हैं ये मात्र सत्तात्मक हैं। इनके जो परिवार हैं वो संयुक्त व एकांकी दोनों मिलते हैं। संयुक्त परिवार किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसमें एक वंश से लेकर कई वंश एक साथ निवास करते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, जैसे कि मेरे दादा हैं, मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा, उनके बच्चे, तो 2-3 वंश हो गए, वंश बढ़ रहा है आगे। तो ऐसे ही अगर एक साथ निवास करते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। एकांकी परिवार होते हैं माता, पिता, मैं। ठीक है, और
मतलब दादा दादी भी हो सकते हैं, वैसे माना नहीं जाता है कि एकांकी परिवार में उन्हें जोड़ा नहीं जाता है, काउंट नहीं किया जाता है। तो वैसे मोस्टली होता है माता पिता और बच्चे एकांकी परिवार कहलाते हैं। तो इनके दोनों ही परिवार थे जो इनके गोत्र व जातियों में बटे हुए थे। ये गोत्र को भी मानते थे और अलग अलग जातियाँ भी थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इनका जो विवाह हो जाता था वो बहुत छोटी उम्र में कर दिया जाता था। मतलब जब ये बहुत छोटे होते थे तभी इनका जो विवाह है वो कर दिया जाता था। अब देखिए, पंचायत व्यवस्था का प्रचलन था। ये पंचायत व्यवस्था का इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलन था। गाँव में पंचायत व्यवस्था थी। पंचायत के नियम व कानून सबके लिए मान्य होते थे, ठीक है। और इसमें जो मुखिया होता था, जो वो न्याय करता था, वही सबके लिए मान्य होता था। और ये ऐसा माना जाता है जो ये लोग होते हैं, ये लोग शांत स्वभाव के, सरल और ईमानदार होते हैं, तो ऐसा बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं किस धर्म की पूजा करते हैं, किस धर्म को मानते हैं। तो ये पछावन, काली, नरगराई देवी, भूमिया और कोरोदेव, इन सब की ये पूजा करते हैं। ये इनकी इम्पोर्टेंट देवी हैं। इनके जो त्यौहार हैं वो दशहरा, होली, दिवाली, माघ की खिचड़ी, कन्हैया, अष्टमी और बजहर, ये इनके इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं। दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछी गई है। तो कौन सी मनाती है? थारू जनजाति मनाती है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे अच्छे से याद रखिएगा। इनकी जो अर्थव्यवस्था है, ये कैसी अर्थव्यवस्था का पालन करते थे? इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कैसी थी इनकी अर्थव्यवस्था? तो ये कृषि, पशुपालन और आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, तो इन तीनों पर इनका जीवन यापन होता था। वेशभूषा कैसी थी? तो जो पुरुष थे वो लंगोट पहनते थे, परंपरागत रूप से जो चली आ रही है, धोती, कमीज, जैकेट, टोपी। और सबसे खास बात, ये जूते नहीं पहनते थे, जूते पहनने का इनके यहाँ प्रचलन नहीं था। जो स्त्री थी वो लहंगा चोली सामान्यतः कपड़े पहनते थे। ठीक है दोस्तों, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हमारी आती है बोक्सा। बोक्सा जनजाति क्या है? तो बोक्सा जनजाति के लोग मुख्यतः उधम सिंह नगर, देहरादून व पौड़ी गढ़वाल के जनपदों में निवास करते हैं। बोक्सा अपने को पवार वंश या पवार राजपूत मानते हैं, कि हम पवार राजपूत हैं, ये अपने को मानते हैं। इनकी जो भाषा है मुख्यतः यह हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और जो अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं वो अलग अलग क्षेत्रीय भाषा भी बोलते होंगे, लेकिन जो सामान्यतः भाषा है वो हिंदी है। जो इनकी शारीरिक संरचना है, मतलब देखने में ये कैसे लगते हैं? तो इनकी कद छोटा होता है, आंखें छोटी छोटी होती हैं, पलकें भारी होती हैं। जो इनका चेहरा होता है वो चौड़ा होता है, होठ इनके पतले होते हैं और नाक चपटी होती है, ठीक है। तो ये इनकी शारीरिक संरचना होती है, ऐसे ये दिखते होंगे। आप इमेजिन कर लीजिए कैसे दिखते होंगे, ठीक है। अब देखिए जो इनकी वेशभूषा होती है, कैसी वेशभूषा पहनते हैं? तो ये धोती, कुर्ता, सदरी, सिर पर पगड़ी, ये चीज़ें ये पहनते हैं। जो इनकी सामाजिक व्यवस्था है कि इनका समाज कैसा है, अब देखिए इनका समाज कैसा हो गया? पितृसत्तात्मक हो गया। देखिए अब तक हमने जौनसारी और बोक्सा का समाज एक जैसा पाया है, पितृसत्तात्मक, ठीक है। बस थारू ही ऐसा था जिसका क्या था? मातृसत्तात्मक प्रधान समाज था, ठीक है। ये एक विवाह और बहुविवाह भी कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा विवाह भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो प्रचलन में है वो एक विवाह ही है इनके यहाँ भी। गोत्र इनकी महत्वपूर्ण इकाई है, ये अपने गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं, तो ये गोत्र को महत्वपूर्ण इकाई मानते हैं। संयुक्त व विस्तृत परिवार इनके पाए जाते हैं। इनका जो धर्म होता है, किस देवता की पूजा करते हैं? तो ये महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण तथा वन देवी हिडिंबा की पूजा करते हैं। हिडिंबा पूछा गया है कि हिडिंबा जो देवी है, वन की देवी, उसकी पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कौन करते हैं? तो ये हमारे बोक्सा करते हैं। अब देखिए जो इनके प्रमुख त्यौहार हैं, कि ये कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो ये चैती, नोबी, होली, दिवाली, नवरात्रि आदि त्यौहार मनाते हैं। जो इनका महत्वपूर्ण त्यौहार है
और मेला है वह चैती है। यह बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर ये बहुत सारे गाने भी गाते हैं, नृत्य करते हैं, अलग अलग चीज़ों के मेले लगते हैं। तो ये इनके लिए बहुत प्रसिद्ध त्यौहार होता है। जो इनकी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, वो जंगली जो लकड़ी होती है, जंगल से जो लकड़ी काटी जाती है, शहद, कंदमूल, शिकार, मछली आधारित होती है। मतलब इन सब चीज़ों को बेचकर वो अपना जीवन यापन क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। कृषि, पशुपालन और दस्तकारी, एक तौर पे मैंने लिख दिया है, ये सारी चीज़ों का समावेश है ये। ठीक है। जो इनकी राजनीतिक व्यवस्था है, वो सबसे छोटी जो इनकी इकाई है उसे परिवार को माना जाता है। परिवार इनकी सबसे छोटी इकाई होती है, जिस पर जो मुखिया होता है वो पिता, जो सबसे वरिष्ठ हमारा होता है, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, वो इनका मुखिया होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। जो इसका सेकंड पार्ट होगा, हम इसकी सारी जनजातियाँ कवर कर लेंगे। साथ ही हमारे राज्य में इन जनजातियों को क्या क्या आरक्षण दिए गए हैं उनके बारे में भी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमें सारी चीज़ कवर करनी है, भले ही हम बहुत डीपली चलें, ठीक है, लेकिन सारा मजबूत करते हुए चलें। सिर्फ मेरा ये मोटिव है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। मुझे अपना सपोर्ट दें। तब तक के लिए धन्यवाद।